हेलो बच्चों, कैसे हो? रिजल्टेड टू वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो। एक ध्यान रखोगे, जहां भी रिजल्टेंट की बात होगा तो रिजल्टेंट मीन्स जो होता है वो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। दो वेक्टर का या दो से ज्यादा जितने भी बोले 4 वेक्टर दिए उनका रिजल्टेंट निकालो, बोले चारों का जोड़ निकालना है, तो ध्यान रखोगे। तो एडिशन ना बोल के रिजल्टेंट ही बोला जाता है मैक्सिमम टाइम। तो मिनिमम कितना वेक्टर जरूरत पड़ेगा इसके लिए? फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो, रिजल्टेंट को जीरो होने के लिए सोचो कितना होना चाहिए। 2 से काम चलेगा, 1 से तो कभी नहीं होने वाला। एक वेक्टर अपने आप में तो जीरो नहीं होगा। 2 से काम चलेगा कि नहीं, या 2 से ज्यादा होगा। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि वेक्टर कैसा होगा। तो अगर वेक्टर ये कुछ इधर लिया हुआ वेक्टर ए, उसके उल्टे डायरेक्शन में अगर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी अगर इधर ले लिया जाए, ये बी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है, तो क्या दोनों का मिल करके जीरो हो जाएगा? ए का जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर? बी का मैग्नीट्यूड अगर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी। डायरेक्शन उल्टा है, 180 डिग्री है, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन जो है अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो उस केस में क्या रिजल्टेंट जो होगा ए प्लस बी तो कितना होगा? जीरो होगा क्या? अब इसी में वेक्टर भी यूज करते हैं, जीरो वेक्टर के, वेक्टर के एडिशन से आए हुए। ए जीरो वेक्टर का मतलब होता है, जो पहले बार डिस्कस किए थे। तो मिनिमम कितना चाहिए? 2, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है कि इक्वल चाहिए कि अनइक्वल चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, तो हम लोग जो कम से कम में काम चाहिए हो जाएगा। यहाँ हमारा आंसर होगा 2। आंसर क्या होगा? तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितना रिक्वायर्ड है रिजल्टेंट जीरो होने के लिए? 2 वेक्टर हमारे पास है, और वो इस तरह से है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो उसके समय रिजल्टेंट जीरो होगा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो होगा, लेकिन कम से कम इतना हमें काम चल जाएगा। ऐसा कोई पेयर मिल जाए जिसमें ऐसा हो सकता है तो हमारा जीरो हो सकता है। इसमें ये नहीं देखते हैं कि हमारा ये मिलेगा है या नहीं है, हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास ऐसा 2 वेक्टर है जिनका डायरेक्शन उल्टा हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करूं कि मिनिमम नंबर ऑफ, या वेक्टर की जगह लिख दे अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड बराबर ना हो। ये बोला है कि 2 वेक्टर है या 2 से ज्यादा जितने भी हो, कम से कम कितना चाहिए? अनइक्वल वेक्टर। क्या ये आंसर में होगा? ये इक्वल वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड में, अनइक्वल वेक्टर चाहिए। अनइक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसे कर लो ज्यादा अच्छा होगा। हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड, हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो। कितना चाहिए? 2 में तो नहीं होने वाला, मैग्नीट्यूड अनइक्वल चाहिए। 3 में होगा कि नहीं होगा? देखो तो 2 में तो नहीं होगा, 3 में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, इसलिए 2 में नहीं होने वाला। 3 में एक ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर आगे है, फिर एक और आगे हो जाए, और एक पूरे का ले लें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए इधर है, बी भी इधर ही है, और सी इसका उल्टा। और इस तरह से है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? सी के मैग्नीट्यूड का। इस तरह से ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? सी का। तो 5 है, 2 है 7, तो इधर 7 हो जाएगा। इधर गए 7 और फिर 7 लौट गए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इस केस में रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो 3 वेक्टर चाहिए। कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या 3 में? एक और कॉम्बिनेशन, बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है ट्रायंगल का, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और यहाँ आ जाओ वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। 3 वेक्टर मिलकर अगर ट्रायंगल बना रहा है, टेकन इन ऑर्डर में ए बी सी ऐसे होना चाहिए, ए बी और सी ऐसे होगा तो नहीं, ए बी सी तीनों अगर एक ऑर्डर में रहे और एक ट्रायंगल बनाए, तो उस केस में रिजल्टेंट 0 होता है। आर वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी का रिजल्टेंट कितना है? 0। ए प्लस बी प्लस सी
तो ए बी सी का रिजल्टेंट कितना है, 0 है। इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ध्यान रखना ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसे हो, ये ऐसे हो, डी ऐसे और मान लो सी ऐसे, तब नहीं होने वाला। ए है, ये बी है और सी। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी का उल्टा जा रहे हैं, माइनस सी इक्वल 0। क्या ए बी सी का रिजल्टेंट 0 है क्या, ए बी और माइनस सी का रिजल्टेंट मतलब क्या, एडिशन। किन किन का जोड़े है, ए में बी जोड़े और सी नहीं जोड़े हो, क्या जोड़े, माइनस सी। किसका रिजल्टेंट है, ए बी और माइनस सी का रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट किसका, ए और बी और माइनस सी का रिजल्टेंट 0 है। ए बी और सी का रिजल्टेंट कब 0 होगा, जब एक ऑर्डर में तीनों रहे, तब जा करके। एक एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज बताया था, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज होता है, सब एंटी क्लॉकवाइज मिल करके बना दे या क्लॉकवाइज मिल के बना दे, कोई ऑर्डर बनाए, या तो एंटी क्लॉकवाइज वाला या क्लॉकवाइज वाला। यहाँ ऑर्डर नहीं बना रहे, यहाँ से यहाँ गए और फिर उल्टा हो गया। तो एक ऑर्डर अगर बनाएगा 3 वेक्टर मिलकर, तो उसके रिजल्टेंट 0 होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी होता है 3 वेक्टर का, एक ट्रायंगल या तो बना ले या फिर एक लाइन में चला जाए। एक 2 मिलके आगे जाए तो एक पीछे, या एक आगे जाए 2 पीछे आ जाए। जहां से चल रहे थे वहीं आ जाए, तो उसके इसमें रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये आंसर कितना होगा, तो आंसर होगा 3। इसके इसमें आंसर होगा 3। तो अगर बोल दिया कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो 2 वेक्टर उस केस में रिजल्टेंट 0 नहीं करेगा। मिनिमम कितना चाहिए, 3। 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4 वेक्टर अगर लेके चलोगे तो हो जाएगा। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, हेक्सागोन वगैरह बन जाए, पेंटागोन वगैरह हो जाए तो भी हो सकता है। जहां से चले वहीं आ गए, रिजल्टेंट 0। तो मिनिमम 3 चाहिए, ये नहीं बोला जाएगा कि 3 ही होगा, मिनिमम 3 चाहिए। चलिए इसी में थोड़ा सा और चेंजिंग में करो। मिनिमम नंबर ऑफ अनपैरेलल वेक्टर, अनपैरेलल वेक्टर्स रिक्वायर्ड। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जो पैरेलल अनपैरेलल कोप्लेन नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर वेक्टर जो प्लेन में ना हो, ठीक है। 2 वेक्टर तो ऐसे भी, ये तो वैसे भी एंटी पैरेलल है, तो पैरेलल तो होना नहीं है, ऐसे पैरेलल पे नहीं, नॉन प्लेनर में एक प्लेन में ना हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉन प्लेनर वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर रिजल्टेंट टू बी 0। 3 से काम चलेगा क्या, ये तो ऐसे ही प्लेन में है, प्लेन में होगा। ट्रायंगल जब भी बनेगा तो प्लेन में रहेगा, आउट ऑफ प्लेन 3 वेक्टर में कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे कि ये 2 वेक्टर हुआ, ठीक है, ये 2 वेक्टर। तीसरा वेक्टर अगर ऐसे रहा तो ट्रायंगल बना, ये प्लेन में हो गया। अगर इसको आउट ऑफ प्लेन में कर दो कभी ट्रायंगल बनेगा। देखो ये 3 वेक्टर ऐसे प्लेन में हो गया, प्लेन हो गया, एक प्लेन बन गया। 3 वेक्टर ऐसे, 2 वेक्टर था, एक वेक्टर ऐसे हुआ, 3 वेक्टर प्लेन में। ऐसे में कर दूं, इसे बाहर कर दूं, कभी ट्रायंगल बनेगा, ऐसे रहेगा तब ना। मतलब अगर ट्रायंगल बना है तो मतलब वो कोप्लेनर है। ट्रायंगल हमेशा कोप्लेनर होता है, कभी भी नॉन प्लेनर नहीं हो सकता। मतलब कितना चाहिए देखो, तो तीसरा अगर ऐसे हुआ तो एक वेक्टर और चाहिए, तो वहां पहुंच जाएंगे क्या, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गए, ये गए ऐसे। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए चौथा वेक्टर चाहिए, जैसे कि मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। 2 वेक्टर ऐसे और 2 वेक्टर ऐसे, देखो पहुंच गए क्या, देखो ये आउट ऑफ प्लेन है। ऐसे हुआ या नहीं हुआ, 1 2 3 4 मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कम से कम कितना चाहिए, 4। तो मिनिमम नंबर वेक्टर कितना रिक्वायर्ड होगा, 4। तो यहाँ सीधे आंसर में करो, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। पेन से समझा दिया और डायग्राम में अभी समझाया नहीं जा सकता सही से, इसे सीधे आंसर कर रहा हूँ। तो मिनिमम कितना वेक्टर रिक्वायर्ड होगा, 4। 3 में काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 वेक्टर जो है हमेशा ट्रायंगल फॉर्मेशन में रहेगा। अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन में रह रहा है तो जो होगा वो प्लेन होगा। 3 वेक्टर ऑलवेज प्लेनर नहीं होता, लेकिन अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन में तो प्लेनर होगा। तो चूंकि ट्रायंगल जो होता है, सिंस ट्रायंगल ऑलवेज ऑल वेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं। All vectors of a triangle are always coplanar. तो किसी भी ट्रायंगल के एक ट्रायंगल का कोई भी वेक्टर है, 3 ही रह सकता है। तो तीनों जो है ऑल 3 वेक्टर लिख सकते हो।
ऑल थ्री वेक्टर्स। तो वह ट्रायंगल आ रहा है इसको प्लेन, रो को प्लेन में एक प्लेन में रखते हैं, इसलिए वो नहीं हो सकता। एक को आउट ऑफ प्लेन आना पड़ेगा, फिर जाए वहां पे तो जाके 0 होगा। तो मिनिमम कितना होगा 4। इस टाइप से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और भी कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशन रिजल्टेंट 0 का है, वो सब पहले कर लेते हैं, देन फार्मूला बेस्ड पे आएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं। Which of following pair of vectors can form a triangle? क्वेश्चन है which of following pair of vector can form a triangle? इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, मान लो ऐसे दिया हुआ फाइव, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वेक्टर का, डायरेक्शन होगा तुमको देखना है, तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसमें देखना है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। 5, 10, 20, 12, 6, 15, 14, 8, 22, 30, 50। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर ट्रायंगल बना सकता है, कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, ट्रायंगल बन सकता है प्रॉपर्ली अरेंज करोगे तो ट्रायंगल बनने का रिक्वायरमेंट क्या था, 3 मैग्नीट्यूड दिया, इसका बता था। ट्रायंगल बनने का रिक्वायरमेंट क्या था, पहले भी पढ़े होते, 3 साइड अगर है ए बी सी तो ट्रायंगल कब बनेगा, जब इस तरह से फॉर्म अ ट्रायंगल और फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी जो होना चाहिए ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सी। 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। और तीसरे साइड कौन, कोई भी 2 साइड ऐसे लोगे नहीं, 2 छोटे साइड का सम जो सबसे बड़े वाला साइड उससे बड़ा होना चाहिए। तो सी लार्जेस्ट साइड होना चाहिए, सी जो होना चाहिए क्या, लार्जेस्ट साइड से पड़े हो गए, नहीं तो इतना जानकारी होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, नहीं तो जान लो। वैसे ही अगर ये लार्जेस्ट नहीं लोगे, जैसे मान लो 5, 10 और 20 में क्या करोगे, 2 छोटा ये दोनों होगा, इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। और मान लो तुम बड़ा वाले लिए, ये दोनों ले लिए, 2 अगर 2 के सम में एक अगर सबसे बड़ा है तो नेचुरली तो बड़ा हो जाएगा। 5 में 25, 20 जोड़ोगे 10 से तो बड़ा ही आएगा। तो अगर इधर सबसे बड़ा वाला ले लोगे तो उससे बड़ा तो कन्फर्म आएगा। तो सबसे बड़ा वाले 2 छोटे वाला का सम बड़े वाले से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये जो है ना, जो लार्जेस्ट साइड होना चाहिए उससे भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ लार्जेस्ट साइड में कौन है, 20। तो इन दोनों का सम अगर इससे बड़ा होगा तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखो 5 और 10 क्या है, 15, ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से चेक करके देख लो, ये है, नोट डाउन कर लो, इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट डाउन करो, चेक करो। ए में 5 + 10 कितना होता है, 15, लेस देन 20 है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, इधर काट लो। बी 2 छोटे को जोड़ना है, 12, 6, तो 12 + 6 18, 18 क्या है, ग्रेटर देन 15, ये आंसर हो जाएगा। सी कौन 2 जोड़ना है, 14 और 8, इन्हीं की दोनों जोड़ दी, देखना है कौन 2 छोटा है। 14 + 8, 8 × 4 = 22, ये तो एग्जैक्टली 22 आ रहा है ना, एग्जैक्टली उसके तीसरे के बराबर आ रहा है। तो बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर में ट्रायंगल नहीं बनता, ये भी आंसर नहीं होगा, बराबर वाला भी आंसर नहीं देना होगा। और डी कितना, 30 + 40 कितना होता है, 70, ग्रेटर देन क्या है, 50, ये भी आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, बी और डी, आंसर होगा बी और डी, बी और डी आंसर होगा। नोट डाउन कर लो। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन इस तरह से देख लेना है कि 2 छोटे वाला के जोड़ बड़े वाले से बड़ा होना चाहिए, तो उसके इसमें ट्रायंगल बनेगा। और कभी कभी तुम्हारा एक से ज्यादा आंसर भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन। तो मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन से एक से ज्यादा है तो ऐसा रहता है, जो कि ज्यादा मार्क्स का होता है। सिंगल करेक्ट जनरली 3 मार्क्स का होता है, मल्टीपल करेक्ट जनरली 4 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स इसमें ज्यादा मिलता है, लेकिन सारे आंसर देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा मार्क्स का होता है। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, व्हिच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स
कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। अब क्या आंसर होगा? वही आंसर होगा, चेंज होगा। जीरो रिजल्टेंट कब कब मिलता है ये नोट डाउन कर लोगे। ऑप्शन वही है, जीरो रिजल्टेंट कब कब मिलता है पता है। तो एक तो जीरो रिजल्टेंट मिलता है ट्रायंगल में। ट्रायंगल में मिलता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर एक ऑर्डर में होगा ए बी सी। और दूसरा कब मिलता है? अभी डिस्कस किया, ऐसे भी हो सकता है ए आइदर बी आइदर सी, ए बी सी, ये भी होता है। तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था? इस वाले कंडीशन में क्या था? अगर साइड लेंथ ए है, बी है, सी है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी था, यहाँ है ना था। सी लार्जेस्ट है, तो मान के चलो मैं सी लार्जेस्ट है। यहाँ क्या है? यहाँ अगर देखो तो ए प्लस बी इक्वल टू सी है कि ए और बी का सम सी के बराबर हो जाए तो होगा। तो जीरो ऐसे भी मिल सकता है, जीरो ऐसे भी मिल सकता है। तो ट्रायंगल वाले में इक्वालिटी नहीं देना था, लेकिन रिजल्टेंट वाले में इक्वालिटी भी दे सकते हो। ग्रेटर देन हो तब भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, या इक्वल टू हो तब भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। यहाँ रिक्वायरमेंट क्या हमारा? ए प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू सी होना चाहिए, जहाँ सी क्या हो? लार्जेस्ट साइड। सी लार्जेस्ट होगा तब ना। अब छोटे वाले से करोगे तभी होगा। यहाँ 4 और 3 7 है, और छोटा वाला जो है 2 उससे इक्वेट करो, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो जो छोटे वाले उनका जोड़ जो है, जो बड़े वाले उसका बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए, उस केस में रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो देखो कहाँ है इस केस में। यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ रिक्वायरमेंट इधर में लिख दे रहा हूँ, तो लिख रिक्वायरमेंट है कि ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी रहेगा सी। ये रिक्वायरमेंट ये है। सी जो है लार्जेस्ट वेक्टर लिखेंगे साइड में, लार्जेस्ट वेक्टर इनफैक्ट मैग्नीट्यूड में लार्जेस्ट वेक्टर लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड जो है उसका। अब ऑप्शन चेक करो, फिर उसी तरह से देना है 5 प्लस 10 15। ये तो लेस देन 20 है, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो आंसर नहीं होगा बी। बी क्या है? तो 12 प्लस 6 18, ग्रेटर देन 15 हो गया, तो आंसर हो जाएगा। एक आंसर केवल यहाँ चेंज होने वाला है, ध्यान से देखो तो सी क्या है? 14 प्लस 8 22, और तीसरा साइड 22 है, तो क्या ये वाला होगा? ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये भी आंसर होगा। तो बी भी आंसर होगा, सी भी होगा, और साथ में डी तो रहेगा। 30 प्लस 40 70, जो कि ग्रेटर देन क्या है? 50। तो आंसर अब क्या होने वाला है? ये नहीं होगा, बी सी और डी, 3 आंसर होने वाला है। तो बोलता है रिजल्टेंट नहीं हो सकता, तो उसके आंसर क्या होगा? ए। ये भी पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन बोला रिजल्टेंट जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बोल देता है कि कैन नॉट गिव जीरो रिजल्टेंट, तो उसके आंसर हमारा होता है ए। कैन नॉट में आंसर ले जाएगा, कभी भी जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा। तो 5 10 और 20 से तीनों मिल के कभी भी जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा, जैसे भी अरेंज कर लो कभी जीरो नहीं दे सकता। ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है। ये दोनों में ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों में क्या होगा? लाइन। 14 आगे फिर 8 आगे, 14 8 22 हुआ, अब 22 लौट आया तो हो गया। इसमें ट्रायंगल बनेगा कि 12 6 18 हुआ, 15 से तो बड़ा ही है, तो ट्रायंगल बन जाएगा। ये डिस्कशन हुआ तुम्हारा किस पे? तो जीरो रिजल्टेंट वाले पे। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन में, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, resultant of two vectors having magnitude 6 and 12 are 6√7. Find angle between किस तरह से लिखा? both vectors, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता करना। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो वेक्टर के रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला है। जब भी दो वेक्टर का डिस्कशन हो रिजल्टेंट वगैरह का, उसमें सीधे फॉर्मूला लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का? रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या?
रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए का प्लस बी का प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट जो है वो कितना है 6√7। ये कितना है 6, एक वेक्टर 6 है दूसरा वेक्टर 12 है, तो ये 6 हुआ। अब बी 12 रिजल्टेंट 6√7 6 × 12 × cos थीटा। ये थीटा निकलना, तो यहाँ से 6 कॉमन लोगे जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6√7 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन लेने से क्या होगा 6 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तब ना अंडर रूट से लेके चल रहे हो तो 6 कॉमन लेंगे 6 का स्क्वायर बाहर हुआ तो क्या यहाँ 1 होगा। यहाँ से 6 का स्क्वायर बाहर करोगे तो 6 से बाहर हुआ तो 2 बचा, 6 दूनी के 12, तो 2 का स्क्वायर ना बचेगा। 6 का स्क्वायर बाहर हुआ तो 2 का स्क्वायर बच गया, तो 2 का स्क्वायर बच गया 2, ये 2 रह दिया। यहाँ से 6 बाहर हुआ, 6 का स्क्वायर बाहर करना है, ये 6 यहाँ से बाहर हुआ, एक 6 यहाँ से बाहर होगा, तो यहाँ से 6 बाहर हुआ तो क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या 6 दूनी 12, 6 प्लस 6 में कर मल्टीपल, तो 6 × 2 है, एक 6 इसके साथ 6 लेके चला गया, यहाँ 2 बचा cos थीटा। है समझिए, 6 का स्क्वायर बाहर करना, 36 बाहर कर रहे हैं, ये 6 का स्क्वायर बाहर हुआ, यहाँ से 6 का स्क्वायर बाहर हुआ तो 2 का स्क्वायर बचेगा, तो 6 दूनी का 12 होता है, तो 6 का स्क्वायर बाहर हुआ मतलब 6 बाहर हुआ तो 2 का स्क्वायर बच गया। 6 का स्क्वायर एक 6 और एक 6 इसमें से, तब ना बाहर होगा 6, एक 6 इसमें से बाहर हुआ तो 2 बचा, तो 2 यहाँ का और 2 यहाँ का, ठीक है। अब 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, अंडर रूट भी हट जाएगा, 7 बचा, इस अंडर रूट को इस अंडर रूट से हटा दो तो क्या बचा 1 या 4 का cos थीटा होगा क्या, सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। 4 1 5 इधर लेके आओ, 7 = 5 प्लस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा कितना आ गया 2, cos थीटा कितना आ गया 1/2 आया क्या, 2 बचेगा, cos थीटा कितना है 1/2, 1/2 थीटा कितना डिग्री, क्या 60 डिग्री होता है। इस टाइप का कुछ भी डिस्कशन दिया हो तो उसमें फार्मूला तुम लगा सकते हो, फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। डन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वेक्टर ए दिया है इधर, वेक्टर ए 5 मैग्नीट्यूड का, वेक्टर बी इधर दिया है और ये एंगल जो है 60 डिग्री है, ये एंगल वाई एक्सिस से जोड़ कर वेक्टर बी का ये दिया है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज along y axis, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट किधर है y एक्सिस के along है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, जो इनका रिजल्टेंट किधर है y एक्सिस के along है। तो देखो कैसे निकलेगा, वेक्टर ए है वेक्टर बी है रिजल्टेंट y एक्सिस के along, तो 2-3 मेथड से इसको निकाला जा सकता है। एक तो रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ में एंगल पता है या वेक्टर बी के साथ एंगल पता है, तो एंगल वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो वहां से निकल जाएगा। मेथड 1, एंगल का जो फॉर्मूला था क्या था, ये वेक्टर ए है इधर वेक्टर बी है, दोनों से एंगल का फॉर्मूला बताया था, कोई भी एक लगा सकते हैं। ये रिजल्टेंट है और ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा टोटल एंगल होता है, यहाँ टोटल एंगल कितना होगा, तो 90 + 60 टोटल एंगल हो जाएगा। पहले फॉर्मूला देखो क्या है, tan अल्फा का फॉर्मूला, ऊपर में साइन थीटा था, नीचे में cos थीटा, किसके साथ साइन थीटा था, ए के साथ या बी के साथ। तो याद करो जो हम लोग ऐसे लिए थे, तो बी का कंपोनेंट लिए थे, तो बी का साइन थीटा आया था, बी का cos थीटा ऐड हुआ था। ये फॉर्मूला था बी का साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी का cos थीटा। तीसरा ये था कि अगर ए के साथ एंगल है तो ए जुटेगा बी का कंपोनेंट होगा, और बी के साथ एंगल होगा तो बी जुटेगा ए का कंपोनेंट होगा। तो ए के साथ एंगल होगा तो बी का कंपोनेंट जाएगा, ऊपर में साइन का नीचे में cos का। इस तरह से ध्यान रखो, ये डेल क्या है।
अब देखो यहाँ पे डिस्कशन में थीटा जो है वो दिया है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मतलब 150 डिग्री। अल्फा जो है 90 डिग्री है, अल्फा ही ना हुआ, ये रिजल्टेंट इधर है, ये क्वेश्चन दिया तो अल्फा ये हुआ, तो यहाँ जो डिस्कशन है यही अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ हमारा डिस्कशन। ये अलग से तुम बना सकते हो क्वेश्चन का, तो चलो क्वेश्चन का पार्ट है, मैं क्वेश्चन से अलग ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रिजल्टेंट यही अल्फा हुआ, ये 90 डिग्री, ये अल्फा। तो फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, फार्मूला तो लग ही गया, तो वैल्यू पुट कर, वैल्यू पुट करके देखो tan 90। अच्छा tan 90 डिग्री होता है कितना है? इंफिनिटी होता है क्या? इंफिनिटी कैसे निकलता है? कोई जो वैल्यू है रियल नंबर उसको 0 से डिवाइड कर दो तो इंफिनिटी आता है क्या? जैसे 1/0, 2/0, 0/0 तो अनडिफाइंड होता है, वो आगे डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन 0 के अलावा किसी भी रियल नंबर को, 0 के अलावा किसी भी रियल नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो इंफिनिटी आता है। तो b का वैल्यू कितना है? b हमें निकालना है, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 90 प्लस 60 150 है। ये भी वैल्यू देखना होगा ज्यादा एंगल वाले पे। a का वैल्यू 5 है, और b cos 90 प्लस 60। और tan 90 जो है समथिंग जो भी वैल्यू होगा वो 0 समथिंग बाई 0 होता है, तो 1/0 कर लो एक तरह से। तो ये जो वैल्यू इनफैक्ट 0 होना चाहिए, वाला जो वैल्यू है तभी जाकर होगा। कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, सब न्यूमेरिकल वैल्यू का 0 जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो ऐसे लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, क्या साइन थीटा होता है या कॉस थीटा होता है? कॉस थीटा होता है, क्योंकि 90 डिग्री क्या है? चेंज एक्सिस। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और कॉस नेगेटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। 5 माइनस में जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 60। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला तो 0 आ जाएगा, तो बचा क्या? 5 माइनस बी का साइन 60 डिग्री 0 हो गया, यहाँ से निकल जाएगा 5 इक्वल टू बी, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 10/√3। यही आंसर होगा। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 10/√3। तो वन ऑफ द मेथड हुआ फार्मूला से। अगर फार्मूला से करना चाहो तो फार्मूला से इस तरह से कर सकते हो। उसके अलावा और भी मेथड है जो कि आई कैप जे कैप लिख के कर सकते हो, उसे भी करा दे रहा हूँ। वैसे जो तीसरा मेथड है वो सबसे सिंपलेस्ट हो, आगे डिस्कस करूंगा। पहले आई कैप जे कैप वाला कर लो। तो सेकंड मेथड देखो, तो सेकंड मेथड में आई कैप जे कैप में लिख लो, वेक्टर ए को आई कैप जे कैप में लिख लो, बी को लिख लो। वेक्टर ए कितना होगा? क्या 5 आई कैप होगा? वेक्टर बी, बी का cos 60, बी का sin 60। cos 60 ऊपर, तो ऊपर क्या होता है? जे कैप, ऊपर तो जे कैप होता है ना, तो जो पहले मिल जाए वो लिख लो। ऐसा कोई है नहीं कि आई ही पहले लिखना है, जे कैप प्लस में बी का cos 60 प्लस जे कैप, बी का sin 60। ये कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट, वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर एक इधर कंपोनेंट जाएगा इधर जाएगा, जे का प्लस हुआ लेकिन आई का तो माइनस है, उधर प्लस है, इधर क्या होगा? माइनस है, प्लस बी का sin 60 माइनस आई। sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है क्या? तो b को कॉमन ले लो, माइनस बाहर कर लो, √3/2 आई कैप, आई को पहले लिख रहा हूँ, और 1/2 ये कैप होगा। इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। और कुछ चाहो तो इसको लिख सकते हो, b/2 को बाहर ले लो, माइनस √3 आई कैप प्लस ये होगा बी वेक्टर। अब बोला रिजल्टेंट जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग, रिजल्टेंट क्या करोगे? ऐड करके निकालोगे, रिजल्टेंट निकालो और उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग करो। तो पहले तो रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट कैसे निकलता है? जोड़ के निकलता है ना। रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है? ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट होता है। ए प्लस बी क्या होता है? रिजल्टेंट। तो जोड़ दो, 5 आई कैप, बी का वैल्यू क्या है? b/2 माइनस √3 आई कैप प्लस जे कैप, है ना।
तो जो भी ये सब एडिशन होता है, आई को आई से जोड़ते हैं और जे को जे से जोड़ते हैं, ध्यान रखोगे। तो आई में क्या आएगा 5 b/2 इसके साथ जाएगा, √3 b/2 आई कैप, जे कैप में क्या बचेगा b/2 जे कैप होगा क्या, ये ना रहेगा रिजल्टेंट का वैल्यू। अब क्वेश्चन बोला है कि रिजल्टेंट y एक्सिस के अलोंग, y के अलोंग होने का मतलब क्या हुआ, जे कैप के अलोंग होना चाहिए, आई कैप नहीं होना चाहिए, तब ना रिजल्टेंट y के अलोंग होगा। अगर y के अलोंग है मतलब x का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो सिंस r वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस, तो ये मैथमेटिकल डिस्कशन है, सिंपली जैसे बोला वैसे करते हैं, जैसे कोई दिमाग लगाना नहीं है। अगला जो मेथड है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे मैथमेटिक्स से करते जाओ। अगर y में बोल रहा है तो x को 0 करो, बोलेगा नहीं x में रिजल्टेंट है तो y को 0 करना, वैसे यहाँ नहीं होने वाला, कहीं और हो सकता है। तो अगर y में रिजल्टेंट है तो x कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, तो देयरफॉर x कंपोनेंट कितना होना चाहिए 0। इसका मतलब क्या हुआ 5 = √3 b/2, ये ना वहाँ आया था, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/2, ये आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लो। तीसरा मेथड देखो जो कि सबसे आसान मेथड है, थर्ड मेथड, यही आगे यूज करने वाला हूँ हर जगह। जैसे जब हम इस टाइप का डिस्कशन होगा एक के परपेंडिकुलर वाला, उस केस में यही मेथड यूज करने वाला हूँ। देखो कैसे बनेगा ये, और जो ये डिस्कशन है तुरंत आने वाला, ये वाला ये लाइन तुरंत आने वाला। यहाँ पर देखो तो इसमें इम्पोर्टेंट मेथड है, ये रिजल्टेंट था 5 मैग्नीट्यूड का, इधर वेक्टर बी है हमारा, और रिजल्टेंट जो इसके परपेंडिकुलर है दिया है ये 60 डिग्री, रिजल्टेंट इधर की ओर है। तो देखो बी का कंपोनेंट तोड़ो, ऐसे भी 2 से ज्यादा वेक्टर जब होगा तो उसके इसमें कंपोनेंट ही बनाते हैं। तो ये कंपोनेंट वाला मेथड अगर यूज करोगे यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। देखो इसका कंपोनेंट 2 को होगा, एक इधर होगा कितना b का sin 60 कितना होता है √3 b/2, और इधर होगा b का cos 60 कितना होता है 1/2 b/2। इसका 2 कंपोनेंट, एक इधर हुआ एक इधर हुआ। क्वेश्चन बोला रिजल्टेंट इधर है, तो रिजल्टेंट इधर है मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होना चाहिए। तो मान लो एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो एक इधर क्या केवल बचेगा कब, जब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करें तब ना केवल इधर बचेगा। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, एक आदमी इधर धक्का मार रहा है, एक आदमी इधर धक्का मार, एक आदमी इधर धक्का मार रहा है, मैं इधर की ओर भागे जा रहा हूँ, तो ये दोनों बराबर धक्का मार रहा होगा, इन दोनों का कैंसिल हो गया, मैं केवल इधर भाग रहा हूँ। तो ये या खींच रहा है, मान लो इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो इधर खींचा है इधर खींचा है, दोनों बराबर खींच रहा होगा तब ना केवल इधर भाग रहा है इसके खिंचाव के कारण। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 5 जो होगा किसके बराबर होगा √3 b/2। तो ये जो 5 है √3 b/2 बराबर है, ये दोनों अगर आपस में बराबर हुआ तो मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन उल्टा, तो रिजल्टेंट इतने का 0, ये दोनों मिलके 0 हुआ तो केवल ये वाला बचा। तो ये दोनों मिल करके एक दूसरे को 0 किया, कैंसिल आउट किया, तो केवल ये वाला बचा। तो ये मेथड से आसानी से आ जाएगा। देख लो ये आ रहा है 5 = √3 b/2, 5 = √3 b/2 आ रहा है, तो सीधे तुम्हारा आंसर आ गया b = 10/2। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इवन यहाँ से रिजल्टेंट भी निकल जाएगा बहुत आसानी से, इस क्वेश्चन में भी किया जा सकता है। रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड b/2 होगा, b/2 मतलब कितना 5। ये भी एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अलग से क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो हमारा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना आया होगा, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कितने बराबर होगा 5/√3 के बराबर होगा मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का होगा। तो रिजल्टेंट का तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। ये मेथड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा। नोट डाउन करो। चलो ऐसा ही कंसेप्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आईकेट जैकेट में लिखा रहेगा, बस डायग्राम ऐसा ही कुछ, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है 8 है, एंड वेक्टर
वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 16 है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 16 है, कॉमा एंड रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर तुझे निकालना है। एंगल निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है कितना होगा। अगर ध्यान दो तो पिछले ही डिस्कशन से जैसा है, तीसरा मेथड यूज करके सोल्व करेंगे हम लोग। वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, एंगल पूरे निकालने की बात करें हम लोग ये वाला एंगल को थीटा मान लेते हैं। ध्यान रखना ये एंगल नहीं पूछा है, दोनों के बीच का एंगल पूछा, 90 प्लस थीटा हमें आंसर करना होगा, तो ध्यान रखना ये वेक्टर बी, यही रिजल्टेंट हुआ, ये रिजल्टेंट है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर। रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो पूरा एंगल क्या होगा तुमको निकालना है। ये है 16 और ये है 8। अगर ध्यान से देखो इसका कॉम्पोनेंट तोड़ोगे तो 16 का साइन थीटा होगा, ये कॉम्पोनेंट होगा 16 का कॉस थीटा, ये होगा 16 का साइन थीटा, ये कॉम्पोनेंट क्या होगा 16 का कॉस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 का कॉस थीटा, ये होगा 16 का साइन थीटा, होगा क्या। तो अगर रिजल्टेंट इधर की ओर है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा तब ना रिजल्टेंट इधर होगा। जो भी वाला मेथड है लगा देते हैं, ये दो एक वेक्टर, ये वेक्टर दो में कंपोनेंट टूट गया तो कंपोनेंट का मतलब हमारे पास दो की जगह 3 वेक्टर हो गया, ये वेक्टर दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास 3 वेक्टर है 8 16 साइन थीटा 16 कॉस थीटा। क्वेश्चन बोला रिजल्टेंट इधर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल करना चाहिए तब ना रिजल्टेंट इधर होगा। ये बात ध्यान से समझ लो, बहुत आसानी से सोल्व होगा इस टाइप क्वेश्चन। जहाँ भी एक के परपेंडिकुलर होगा रिजल्टेंट, किसी एक के परपेंडिकुलर, उस केस में हमेशा एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, जो टोटल एंगल होगा रिजल्टेंट का। स्मॉलर वाले के ही परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। जो भी रहेगा कभी भी बड़े वाले के परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि बड़े वाले से छोटा एंगल बनता है और छोटे वाले से बड़ा एंगल बनता है। पर याद होते डिस्कशन बताया था रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर का हमेशा छोटे वाले से बड़ा एंगल बनाता है, बड़े वाले से छोटा एंगल बनाता है। ये सब चीजें ध्यान रखोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन में सब जरूरत पड़ता है। 8 जो छोटा है उसी से परपेंडिकुलर होगा। ये अगर बोल दे कि परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए का मैग्नीट्यूड छोटा है। ये भी बोल देता है कि बोथ वेक्टर अब परपेंडिकुलर स्मॉलर वेक्टर, सही बात है। कोई बोल देगा लार्जर वेक्टर तो नहीं पॉसिबल होगा। तो चूंकि रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों बराबर होगा, तो इस तरह से लिखो सिंस रिजल्टेंट वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, इसका मतलब 16 का साइन थीटा 8 के बराबर होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा 1/2 हो गया, मतलब थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री। एंगल निकाल लो, इसके बिना ही काम चल गया। इवन रिजल्टेंट भी पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट कितना होगा। क्या यही आंसर है क्या? आंसर यही है, आंसर अलग है, ध्यान रखोगे। ये आंसर नहीं है तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 90 प्लस थीटा, मतलब 150 डिग्री। आंसर 150 डिग्री है। अच्छा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया तो कितना होगा? 16 का कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट कॉस थीटा √3/, कॉस थीटा 1/2 होगा ना, सॉरी साइन थीटा 30 डिग्री होगा ना, कॉस नहीं ना है, मेरा माइनस था कॉस। साइन 1/2 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री पर होगा तो कितना आ जाएगा? 120 होगा, 120। और कॉस 30 डिग्री कितना हो जाता है? √3/2, तो √3/2 तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 8√3। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8√3। ये कुछ रिजल्टेंट पे डिस्कशन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर पे नेक्स्ट क्लास में और इस पर डिस्कशन करेंगे, इतने काम नहीं चलेगा। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पर डिस्कशन होगा, एक क्लास एटलीस्ट और जाएगा। उसके बाद हम लोग सबस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। इसलिए अभी और क्वेश्चन